Good morning, students. Today we will going to start chapter number 2 from economics section, that is sectors of Indian economy. We have learned in previous chapter that if individual wants his own development, he have to work somewhere so that he can earn some money and raise his own standard of living. सभी लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट में किस तरीके से गांव में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं और अपना सर्वाइवल का जो काम है वो कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से सिटी में लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। और सभी का मेन मोटिव होता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट में हमने एक और चीज देखी थी, वहां पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब कहाँ काम कर रहा है तो हम बहुत ही इजीली बोलते हैं भैया ये इस सेक्टर में काम कर रहा है, वो उस सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये सेक्टर है क्या? तो वो जो सेक्टर का मीनिंग है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का पार्ट हम देखेंगे। Let us look at this picture. You will find that people are engaged in various activities. Some of these are activities producing goods, some other are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. This group are also called as sector. देखिए हमारे सामने ये जो पिक्चर है मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक अर्थ में से जो ब्रिक बनाने का काम चल रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग है तो इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं फार्म में से कुछ फ्लावर्स तोड़ रहे हैं और फॉरेस्ट्री के लिए जो काम चल रहा है वो हम लोगों का अगेन प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो एक पोस्टमैन जो है वो किसी को कुरियर दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सेक्टर में आता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे सामने एक पिक्चर जो डिपिक्ट कर रही है वो ये बता रही है कि सभी लोग अपना अपना काम अपने अपने सेक्टर में कर रहे हैं। तो ये सेक्टर का मतलब क्या है, और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि सेक्टर का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं, साथ साथ में ग्रेन्स की बात करूं, उसके साथ साथ में मैं मिनरल्स की बात करूं, ठीक है, और ऐसे और भी चीजों की बात करूं जिसमें मैं नेचुरल रिसोर्स में से रॉ मटेरियल लेना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर मैं ये तीनों चीजों को कंबाइन कर दूं तो ये एक ग्रुप बन गया, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैं बोलूंगा सेक्टर। और इस सेक्टर के अंदर जब नेचुरल रिसोर्स की बात होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेक्टर्स को डिवाइड करेंगे। अब हमको सेक्टर का मतलब तो पता चल गया, ठीक है, सेक्टर मतलब होता है ग्रुप। कैसा ग्रुप भाई? अभी कैसा ग्रुप होता है भाई? जब सभी लोग सेम तरीके के होते हैं उसको हम बोलते हैं भाई ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर सभी चीजें हम लोगों को नेचुरली मिल रही है तो उसको हम एक ग्रुप बोलेंगे, और उस ग्रुप को हमने नाम दे दिया प्राइमरी, ठीक है। और जब अगर हमने ग्रुप बना लिया तो उसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and the availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and ore are also natural product when we produce a goods by exploiting natural resources. It is an activity of the primary sector. Why primary? This is because it forms the base for all product that we subsequently make. Since most of the natural product we get from the agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is called as agriculture and related sector as well. यहाँ पर ये लोग बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर को पहली बात तो प्राइमरी नाम क्यों दे दिया? प्राइमरी नाम इसीलिए दिया क्योंकि ये सबसे पहले होता है।
अगर ये सेक्टर नहीं हो तो हम सेकेंडरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमको प्राइमरी सेक्टर तो कंपल्सरीली फेस करना ही पड़ेगा। तो प्राइमरी सेक्टर पहले क्यों आता है? क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करके कुछ रॉ मटेरियल निकालते हैं, उस रॉ मटेरियल के ऊपर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उस पर कुछ पॉलिशिंग का काम करते हैं, उसके बाद उसको हम मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, तो हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है। प्राइमरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ये सेक्टर में से ही हमको मिलना है रॉ मटेरियल, जिसका यूज करेंगे हम आगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर कॉटन के एग्जाम्पल दिए हैं प्राइमरी सेक्टर को समझाने के लिए। और ऐसा बोला है कि भाई हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करके हम लोग क्या करेंगे, भाई मेनली जो प्राइमरी सेक्टर है वो रेनफॉल पे डिपेंड होता है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हर बार ऐसा हो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, जिससे हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी है, ट्यूबवेल है और ट्रैक्टर्स हैं, तो सारी चीजें यूज करके हम लोग अपना प्राइमरी सेक्टर का काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता चला होगा कि प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों बोला जाता है, और इसका और भी नाम है, इसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच natural products are changed into other form through the way of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we will make sugar or good. We convert earth into brick and use brick to make houses and buildings. Since this sector gradually became associated with the different kind of industry that came up, it is also called as industrial sector. क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो भी प्राइमरी सेक्टर से हमको मिला है एज अ रॉ मटेरियल, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते ना। मान लो मुझे शुगर खाना है, ठीक है भाई, मुझे चाय में शुगर का यूज करना है, तो अब मैं शुगर केन को वापस से लेके आऊंगा प्राइमरी सेक्टर से, उसको हाथ से ऐसे प्रोसेस करूंगा और उसके बाद तो उसका यूज करूंगा, क्या पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जब तक सेकेंडरी सेक्टर शुगर केन का यूज करके शुगर नहीं बना देता, तब तक मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर का जो मेन काम है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम है। किसमें कन्वर्ट करना है, तो भाई कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए यूज हो सके वैसे प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। इस तरीके से हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद अगेन कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, तो भाई बाय यूजिंग मशीनरी, बाय यूजिंग फैक्ट्री। बहुत सारे लोग घर में भी यूज कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल राइस है, तो भाई मान लो किसी को ममरा खाना है, ठीक है, तो उसको हम पफ्ड राइस बोलते हैं, तो जो पफ्ड राइस है उसको बनाने के लिए हम घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई वो मैन्युफैक्चरिंग का काम घर पे भी हो सकता है, जो होममेड, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो घर पे बना के मार्केट में सेल करते हैं, जितने भी मिनिएचर्स कैरिकेचर्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो घर पे बना के मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो एग्जाम्पल्स को, जितना आप सोच सकते हो उतना आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको लिमिटेड एग्जाम्पल्स दिए हैं क्लासेस के हिसाब से, ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से। अगर हम लोगों की क्लास बहुत जल्द चालू होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको इन डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third category of activities that fall under tertiary sector, and it's different from the above two. These are activities that help in the development of primary and secondary sector. This activity by themselves do not produce goods, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in the primary and secondary sector would need to be transported by truck or train and then sold in wholesale and retail shop. At times, it may be necessary to store this in godown
We also may need to talk to other over telephone or send letters, communications, or borrow money from banking to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since this activity generates services rather than goods, the tertiary sector is also called as service sector. यहाँ पर एक चीज हमने बहुत ही क्लियरली देखी है कि हम लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ना तो हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्स है, हम कोई एक्सट्रैक्शन का काम तो कर ही नहीं रहे। हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं भाई, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वालों ने बना दिया है, जो भी प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसको सेकेंडरी तक पहुंचाओ। सेकेंडरी ने जो प्रोडक्ट बनाया उसको कस्टमर तक पहुंचाओ, हमारे तक पहुंचाओ, नॉर्मल इंडिविजुअल तक पहुंचाओ। उसका काम करता है टर्शरी सेक्टर। मतलब अगर हम लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को डेवलप करना है तो हमारा टर्शरी सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर के अंदर ही हमको मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है। अब देखिए हम जितने भी नाम ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे नाम सर्विस से रिलेटेड है। सर्विस मतलब क्या होता है, हम कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर बनाऊंगा तो मैं किसी को सोफा बना के दूंगा तो बोलेगा हाँ देखो मुझे सोफा दिखाई दे रहा है, इसने मुझे बना के दिया है, वो टेंजिबल एसेट हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सर्विस देते हैं वो दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल आज आप लोग बैंक में गए तो क्या बैंक में ऐसा बोलोगे कि मैंने फिक्स डिपॉजिट 2 किलो फिक्स डिपॉजिट कर दिया? पॉसिबल ही नहीं है। आप खाली इतना बोलोगे भाई उसने मुझे फिक्स डिपॉजिट की सर्विस दी है, 5 साल बाद मुझे 5 लाख का 10 लाख मिल जाएगा। आप ये बोल सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि भाई मैं बैंक गया था देखो 2 किलो फिक्स डिपॉजिट ले आऊं। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सर्विस हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट है, एग्जिस्ट करती है, उसके बिना कोई भी काम नहीं होना, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर जितनी भी सर्विस आती है वो हमको नहीं दिखाई देती, और इसीलिए उसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। आगे रीड करते हैं। सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teacher, doctor, and those who provide personal service such as washerman, barber, cobbler, lawyer, and people to do administrative and accounting work. In recent time, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call center, software companies, etc. become important. क्या कह रहे हैं ये लोग, आने वाले टाइम जो अभी हमारा जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर में। आगे जब हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के, उसमें हम लोग देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रहा है। ठीक है, तब उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि भाई अब आने वाले टाइम में हम लोगों को ये सारी चीजों की और सर्विस सेक्टर की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। देखिए आज हम लोगों को एटीएम मशीन हर जगह दिख रही है, पहले 1 या 2 दिखाई देती थी, अब हर जगह दिखाई दे रही है। क्यों भाई? क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो क्रेज है वो ज्यादा बढ़ रहा है, लोग जो है वो सर्विस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तीनों के तीनों सेक्टर देखे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर के दो दो नाम है, जैसे सबके घर में 2 नाम होते हैं वैसे इसके भी 2 नाम है। ठीक है, तो भाई प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? तो भाई एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का अगर मैं दूसरा नाम पूछूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का अगर मैं दूसरा नाम पूछूं तो सर्विस सेक्टर। इसी तरीके से हम लोगों का जो सर्विस सेक्टर का जो नामकरण है, दो दो नाम सबके हैं, हमको याद रखना है। मैं एग्जाम में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर पूछूंगा तब कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो सर बाहर से पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए 2 नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से करना है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये तीनों ब्लॉक्स भर देने हैं, मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप ये आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, अगेन हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूँ। The various production activities in the primary, secondary, and tertiary sector produce a very large number of goods and services. Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services.
The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up car and computer and nails and furnitures. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding but the actual number. For example, if 10,000 kg of wheat is sold at 8 per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconut at 10 rupees per coconut will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then added up. Remember, there is one precaution one has to take. Not every goods or services that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for 10 rupees. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuit in the market to the consumer for 60 rupees, rupees 15 per packet. Biscuit are the final goods. That is, good that reach the customer. Why only final goods and services counted? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour is this example are intermediate goods. Intermediate goods are used in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making final goods. Hence, the value of 60 rupees for the biscuit final goods already includes the value of flour. यहीं पे रुक जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे. देखिए एग्जाम्पल में ऐसा बोल रहे हैं कि जो फाइनल वैल्यू है उसको ही कंसीडर करते हैं. अगर हमको ये जानना है कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने रुपए का सेल हुआ है, तो हम लोग जो फाइनल वैल्यू होती है, जो टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम लोग जो प्राइस लगा के बेच रहे हैं, हम उसी को कंसीडर करेंगे ये जानने के लिए कि पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है और कंट्री ने कितना पैसा कमाया. ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको कि व्हाई ओनली फाइनल गुड्स आर कंसीडर्ड एज द फाइनल वैल्यू, या फाइनल वैल्यू जो होती है उसी को क्यों कंसीडर करते हैं हम लोग अपने काउंटिंग में, नेशनल इनकम के या प्रोडक्शन के या टोटल क्वांटिटी कितना बनाया है, ठीक है, वो सबके काउंटिंग में हम लोग फाइनल वैल्यू को ही गिनते हैं. ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. चलिए, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी होते हैं उसको कैलकुलेट नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं? फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी होती है. अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके ऊपर और भी प्रोसेस करना बाकी होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई किसी ने जो है प्राइमरी सेक्टर से टोमेटो खरीदा केचप बनाने के लिए. तो टोमेटो जब खरीदा तो टोमेटो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस करना बाकी है, उसका तो केचप बनना है ना. तो जो आगे प्रोसेस करना बाकी होता है, जो भी गुड्स हम खरीदते हैं जिसके ऊपर हम प्रोसेस करने वाले हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं क्योंकि वो फाइनल अभी नहीं बना है. यहाँ पर एग्जाम्पल वीट का दिया है, हम भी वही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. वीट जो है फार्मर ने बेचा, ठीक है, किसी फ्लोर मिल वाले को बेचा. उसने क्या किया भाई, मान लो वीट प्राइमरी सेक्टर से गया टर्शरी सेक्टर में, ठीक है, उसने 8 रुपए में खरीदा. 8 रुपए में उसने खरीदा, उसने क्या किया, उसका फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया, ठीक है. तो उसने 2 रुपए और ऐड कर लिए, भाई मैंने भी खर्च किया, ठीक है, 8 रुपए दे के खरीदा, 8 रुपए गया, उसमें और 2 रुपए ऐड कर दिए, 10 रुपए का हो गया. तो 8 रुपए तो पहले ही इंक्लूड हो गया ना,
10 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 8 रुपए तो पहले ही इंक्लूड हो गया, मैंने तो 2 ही रुपए जोड़े, मेरा जो खर्चा था और 1 रुपए मेरा प्रॉफिट मान लो। 10 रुपए का हो गया प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया, उसको अच्छे तरीके से आटा बना के पैक कर दिया, मैंने किसी और को बेचा, मान लो बिस्किट बनाने वाले को बेचा। उसने क्या किया, उसके अंदर फ्लेवर वगैरह ऐड करके अच्छा सा टेस्ट, जैसे ओरियो बिस्किट है तो कितनी महंगी हो गई हुई देखो, चॉकलेट में जो क्वालिटी यूज कर रहे हैं, क्रीम यूज कर रहे हैं, जो बच्चों को पसंद है वैसा वो बना के दे देते हैं। तो भाई मान लो 10 रुपए का आटा खरीदा, उसके ऊपर उन लोगों ने भाई अच्छा सा एकदम पैकेजिंग करके, कलर वगैरह अच्छा करके, टेस्ट एकदम अट्रैक्टिव बनाया, और उसके ऊपर और मान लो 30 से 40 रुपए खर्च कर दिए। तो 10 रुपए तो पहले ही ऐड हो गए थे, मान लो 40 और खर्च कर दिए, कितना हो गया भाई फाइनल वैल्यू, 50 रुपए। तो अब मैं 50 रुपए ही गिनूंगा कि हमारे यहाँ पर 50 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं फाइनल वैल्यू को ही मैंने कंसीडर किया, जो कि 50 रुपए है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, कैसे? तो अब मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोलता हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हो पता है, 10 रुपए का जो 8 रुपए का जो वीट था वो 8 रुपीज प्लस 10 रुपए का फ्लोर है प्लस 10 रुपीज, 40 रुपए के बिस्किट है, कितना हो गया 58 रुपीज। मतलब मैंने तीनों सेक्टर में प्लस किया ना, तो मेरे कंट्री के अंदर 58 रुपीज का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअल में कितने का प्रोडक्शन हुआ, 50 रुपए का। 8 रुपए का फॉल्ट आया, तो वो 8 रुपए का अगर फॉल्ट आया, तो अगर हम उसको करोड़ और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स की ही जो वैल्यू होती है उसको ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ आ जाता है ना। पहले 8 रुपए की चीज थी, उसने उस पर प्रोसेस किया, 10 रुपए का बनाया, लेकिन उसमें 8 रुपए तो पहले ही इंक्लूड हो चुके हैं। 10 रुपए बनाए तो उसके अंदर 2 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, उसने और प्रोसेस किया, 40 का बनाया। इसी तरीके से हम लोग ये फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और उसके अंदर सभी वैल्यू को ऑलरेडी काउंट कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, समझा सकते हो फाइनल गुड्स को क्यों हम लोग फाइनल वैल्यू क्यों कंसीडर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ all other intermediate goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct. अभी मैंने आपको बताया अलग अलग प्लस करेंगे तो हमको गलत आंसर मिलेगा। हमको क्या करना है, ऑलरेडी जो चीजें इंक्लूड हो गई है उसको फिर से थोड़ी गिनेंगे, उसमें जितना ऐड हुआ है सिर्फ उतना ही गिनेंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट करेक्ट बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ सेम थिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट एज व्हीट देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट, ठीक है। सेम चीज मैंने आपको अभी समझाई। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, ठीक है। हम लोग फाइनल वैल्यू को ही गिनते हैं, पूरे साल में इंडिया में कितना बना, तो हम लोग सब सेक्टर में पूछने नहीं जाएंगे कि भैया प्राइमरी सेक्टर कितना बनाया, सेकेंडरी सेक्टर कितना बनाया, टर्शरी सेक्टर कितना बनाया, ऐसा नहीं पूछेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू, जो टर्शरी सेक्टर वाला हमको प्राइस टैग लगा के देता है एमआरपी, वही देखेंगे और बता देंगे भाई इतने रुपए का सामान हमारे इंडिया में बना, ठीक है। फाइनल वैल्यू क्यों फाइनल वैल्यू लेते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सभी सेक्टर्स के जो कॉस्ट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन दिस थ्री सेक्टर गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को जीडीपी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। जितने भी बच्चे 9th स्टैंडर्ड में मेरे अंडर में पढ़े हैं, मैंने सभी लोगों को जीडीपी का एग्जाम्पल दिया है, फिर से दे देता हूँ, ठीक है। जीडीपी जितना भी हम लोग अपने कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। कितना बनाया भाई टोटल हमारी कंट्री ने, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। और भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, स्कूल शुरू हो जाएगी तब मैं आपको वापस पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, तब आप लोगों को आना चाहिए। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, मतलब जितना ज्यादा बनाएंगे मतलब कंट्री बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है। अब जितना प्रोडक्शन किया है तो उतना पैसा भी कमाया। मान लो भाई 100 रुपए का बनाया तो 100 रुपए का बेचा, 1000 का बनाया तो 1000 का बेचा, तो जितना ज्यादा बनाया उतनी बड़ी कंट्री ना, उतना ही ज्यादा इनकम कमा रहे हैं ये लोग, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जितनी अच्छी जीडीपी होती है उतना अच्छा कंट्री का ग्रोथ होता है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
It is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. Same है तो read कर लिया. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian state and union territories, collect information relating to total volume of goods and services and their price and then estimate GDP. मेमूट टास्क अगेन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, वो लोग क्या करते थे, ऊपर से पूरा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हर एक सेक्टर में प्लस करते थे और फिर जीडीपी काउंट करते थे. और हम लोग अभी थोड़ा सा हटके जीडीपी काउंट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं भाई, फाइनल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. उस तरीके से हम लोग जीडीपी फाइंड कर लेते हैं. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, किस तरीके से सेक्टर में चेंज आया है. अगर आज से 1950 की बात करूं तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर टॉप पे चल रहा था क्योंकि टेक्नोलॉजीज नहीं थी. हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे. लेटर ऑन 1960 70s, या मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 1960 70 80 में मान लो भाई सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया. लेकिन अगर मैं बोलूँ 2020 में कितना कौन से सेक्टर का भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा है, तो हम डायरेक्टली बोलते सर सर्विस सेक्टर. ठीक है, क्यों भाई, सर्विस सेक्टर देखो खाना भी हमारे घर पे आता है, सर्विस दे रहा है ना जोमेटो वाला. ठीक है, तो कैसे हम लोगों के 2020 में सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया. ठीक है, लाइट बिल भरने के लिए हम लाइन नहीं लगाते, हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं. गैस बिल भरने के लिए हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं. ठीक है, उसी तरीके से सर्विस का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है. तो हर एक डिकेड में कोई ना कोई सेक्टर में फ्लक्चुएशन तो आपको दिखेगा ही. ठीक है, किसी में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखेगा, किसी में कम इंपॉर्टेंस दिखेगा. ठीक है, तो हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए. हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरे पार्ट में जल्द मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा और हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए पूरे रेडी हो जाएंगे. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stage of development, primary sector was the most important sector of the economic activity. अब भी मैंने आपको बोला 1950 की बात करें अगर हम लोग 1950 की, तो वहां पर भाई प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा था. As the method of farming changed and the agriculture sector began to prosper, it produces much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of craft person and trader. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporter, administrator, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural product from the primary sector, and most people were also employed in this sector. Over a long time, more than 100 years, and especially because new method of manufacturing were introduced, factories come up and start expanding. Those people who had earlier worked on farm now began to work in factories in large number. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate. Secondary sector gradually become the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift has taken place. देखिए ये अभी मैंने आपको बोला कैसे शिफ्ट होता है. हर डिकेड में कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट दिखेगा. कभी प्राइमरी का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखेगा तो कभी सेकेंडरी का दिखेगा. और अभी हम लोग 2020 की बात करें या 2019 बोलते हैं 2011 से 2020 तक की बात करें, तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में आप लोगों को दिखेगा कि इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है परसेंटेज सर्विस का. क्यों भाई, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से भी इतना नहीं आ रहा. ठीक है, तो इन द पास्ट 100 years there are been there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The service sectors has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. What is the total production and employment in the three sectors in India over the year? Have there been change similar to the pattern observed for developed countries? We shall see in the next सेक्शन. ठीक है, ये मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आ चुका है. मैं आज क्लियर हूं सभी के सामने. ठीक है, आने वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2. यही सेम चैप्टर रहेगा और उस पार्ट में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो क्लियरली, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.